नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ या यूएसएसआर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग आज एमसीक्यूज करने वाले हैं, ज्यादा टाइम हम लोगों के पास है नहीं, तो जल्दी जल्दी एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कृषि विकास। आगे देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित दर थी, वो टारगेट था 2.1%। ये टारगेट था, लेकिन हम लोगों ने प्राप्त करने की थी तो 3.6% प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू होती है और 1961 तक चलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1956 से 61 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। ये पिछली बार पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। कौन कौन था? एक था भिलाई, भिलाई। दूसरा था राउरकेला, राउरकेला। और तीसरा था दुर्गापुरा। ठीक है, तो तीसरा था दुर्गापुरा। ठीक है, आगे देखते हैं। नौवां प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से लेकर शुरू होती है और 1966 तक चलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1961 से 1966। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता किस ओर केंद्रित हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि और उद्योग दोनों। दोनों हो जाएगा इसका आंसर। कृषि और उद्योग का एक साथ विकास करना था। और यदि ये दोनों एक साथ ना दिए जाए, दोनों ना दिए जाए एक साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा। क्योंकि आप लोगों को पता है 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। इसी वजह से जो ध्यान था वो रक्षा की ओर केंद्रित हो गया था। ठीक है, ये कब होगा रक्षा? जब कृषि उद्योग एक साथ ना दिए हो। देखो, अगला प्रश्न है, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि क्या थी? या अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। 1966, 1966 से 1967। और फिर 67 से 68, 68 से 69। 3 सालों तक अमृत योजना चली थी, एक साल एक साल करके। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1969 से लेकर 1974 तक। ये चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि है, जो टाइम पीरियड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या राष्ट्रीयकृत हुआ था? हम लोगों को पता है 1900, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह 1969 से शुरू होकर 1974 तक चलती है। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये समय प्रधानमंत्री कौन थे देश के? तो इंदिरा गांधी जी थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रमुख बैंक। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से शुरू होकर 1979 तक चलनी थी। लेकिन ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से शुरू होकर
1978 में समाप्त हो जाती है, 4 साल। ये भी पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 सालों तक चली थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था 1969 तक चलनी थी, लेकिन ये 1978 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो डीपी धर्म ने 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ था? रोलिंग प्लान 1978 में शुरू होता है और 1980 तक चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1978। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना था? 1980 से शुरू होती है छठी पंचवर्षीय योजना और 1985 तक चलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। नाबार्ड का कार्य क्या है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना इसका मेन काम है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1985 से 1990 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी योजना शुरू हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी योजना चलाई गई थी? इसका आंसर होगा जवाहर रोजगार योजना। आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या शुरू हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। आप लोगों को पता है उदारीकरण 1991 में शुरू होता है। 1991 में एलपीजी सुधार होते हैं, और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू होती है और 1997 तक चलती है। ठीक है, तो उदारीकरण जो है वो आ जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। और हरित क्रांति आप लोगों को पता है 1960 के दशक में शुरू होती है, और इसी तरह श्वेत क्रांति 1970 के दशक में शुरू होती है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1997 से शुरू होती है, 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो विकास के साथ समानता था। ये हमारा आंसर हो जाएगा, विकास के साथ समानता। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और औद्योगिकरण, ये आप लोगों को पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो औद्योगिकरण करना था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 2002 से शुरू होती है और 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में शुरू होती है और 2012 तक चलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2012। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा और स्वास्थ्य था। और कृषि, ये आप लोगों को पता है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। ठीक है, और उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर 17 तक। आप लोगों को पता है कि 2012 से 17 तक ये टाइम पीरियड था, लेकिन क्या इतनी चली थी? नहीं। क्यों? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2015 में भंग हो जाती है और 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है। इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड 2012 से 17 था, लेकिन 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य थीम थी तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी कौन देता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जितनी पंचवर्षीय योजना बनती थी उनको मंजूरी कौन देता था? तो एनडीसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। योजना आयोग को किसने प्रस्थापित किया? हम लोग को पता है योजना आयोग को 2015 में भंग कर दिया जाता है, 2015 में भंग कर दिया जाता है और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग को किसने प्रस्थापित किया? तो नीति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस योजना से संबंधित है? हरित क्रांति जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। हरित क्रांति का जो टाइम पीरियड था वो 1966 से 1961 से लेकर 1966 तक था। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था और हरित क्रांति 1967 से शुरू होती है, 1966 में शुरू होती है भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और ठीक है, आगे देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से जुड़ा है? गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज योजना किस योजना में शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माध्याह्न भोजन या मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में मिड डे मील की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 में। 2000 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंत कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजनाओं का अंत 2017 में होता है। योजना आयोग को भंग कब किया जाता है? तो 2015 में। 2015 में क्या होता है? योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है। योजना आयोग को कब भंग किया जाता है? तो 2015 में। और 2015 में ही नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और पंचवर्षीय योजना का अंत कब होता है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 2012 से 2017 था। ठीक, और 2017 में ही इसका अंत माना जाता है पंचवर्षीय योजनाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 2014 में इस्तीफा दे दिया था। इन्हें योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1950-51 से 1990-91 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर क्या रही? या हम लोग कहें 1951 से 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी औसत वृद्धि दर क्या रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1991-92 से 2011-12 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर क्या रही? ये 1992 से 1912 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.9%। ठीक है, 6.9% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो वृद्धि करना, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये पंचवर्षीय योजनाओं के प्रथम लक्ष्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के कुछ पंचवर्षीय योजना से प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं हरित क्रांति से। हरित क्रांति का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया? हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। विलियम गॉड अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले 1968 में एक स्पीच देते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। तो इन्हें ही हरित क्रांति माना जाता है कि हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था। और नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कौन थे? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कौन थे? ये तो हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो कौन थे? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। और एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हम लोगों ने पिछले पिछले प्रश्न में बात की थी, नॉर्मन बोरलॉग बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व में पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। विलियम गॉड ने क्या किया था? विलियम गॉड ने हरित क्रांति जो शब्द है ये किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया, ठीक है। वर्गीज कुरियन आप लोगों को पता है ये क्या है? इन्होंने दुग्ध क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का राजनीतिक जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का राजनीतिक जनक पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरम सुब्रमण्यम। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, और राजनीतिक जनक पूछा जाए तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम होंगे। ऐसा क्यों है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम उस समय क्या थे? ये भारत के कृषि एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनते हैं। इनका भी योगदान हरित क्रांति में काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। जो हरित क्रांति के अंतर्गत प्रमुख फसलों की बात की जाए तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी होंगे, लेकिन कोई मुख्य फसल पूछी जाए तो गेहूं होगा इसका आंसर। यहाँ पर ये सभी है, 5 प्रमुख फसलें थी, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सभी इसका आंसर होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या हैं? HYV बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, और सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक यंत्र, ये सभी हरित क्रांति के जो घटक हैं वो सभी हो जाएंगे। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों का प्रयोग किया गया था, और सिंचाई के संसाधनों का विकास किया गया था। बांध बनाए गए थे, यहाँ पे बांध बनाए गए थे, और इसके बाद नहरों का निर्माण करवाया गया था हरित क्रांति के अंतर्गत। और यहाँ पर ग्राउंड वाटर का भी उपयोग किया गया था, ग्राउंड वाटर। इसीलिए हम लोगों को पंजाब में देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर का जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे जा चुका है। और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया था, कीटनाशक का भी उपयोग किया गया था, और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हैं। देखो, हरित क्रांति इसके सकारात्मक प्रभाव भी थे और कुछ निगेटिव भी प्रभाव थे। जैसे सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से है देखते हैं। पहला, खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है। हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। खाद्यान्न आयात में कमी, ठीक है, ये भी सही है। पहले हम लोग क्या करते थे, हरित क्रांति से पहले खाद्यान्नों का आयात करते थे भारत में, और जब हम लोग के यहाँ हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन होने लगा अच्छी मात्रा में, तो हम लोगों ने आयात कम कर दिया। और ग्रामीण विकास, बिल्कुल, जब खाद्यान्न बढ़ेगा तो किसानों की जो आय है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? नकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसका मतलब पूछा गया है कौन सा सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव कौन सा है, ठीक है। पहले देखते हैं, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट। तो मिट्टी की उर्वरता में गिरावट ये एक नकारात्मक इम्पैक्ट है, कैसा है? नकारात्मक प्रभाव है। क्यों? हरित क्रांति के अंतर्गत जब फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा था तो उससे क्या हुआ कि मिट्टी की उर्वरता जो है उसमें कमी आने लगी, ठीक है। और देखो, भूजल संसाधनों का ह्रास। हरित क्रांति जो पंजाब से शुरू होती है वहाँ पे सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का प्रयोग किया गया था, इसलिए वहाँ हम लोग देखने को मिलता है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। और अगला है रसायनों का अधिक उपयोग। भूजल संसाधनों का ह्रास, ये बिल्कुल सही बात है, ये एक निगेटिव प्रभाव था। और रसायनों का अधिक उपयोग, हरित क्रांति के दौरान हमने रसायनों का प्रयोग किया था, और अधिक प्रयोग करने से क्या होता है कि ये स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। इसलिए रसायनों का प्रयोग करना तो ठीक है जिससे उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन अधिक उपयोग करना ये गलत है, ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
तो आगे देखते हैं, किसानों की आय तथा जीवन स्तर में बढ़ोतरी। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, किसानों की आय और जीवन स्तर में बढ़ोतरी। ये कैसा प्रभाव है, ये हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव है। तो यही पूछा गया, तो नकारात्मक प्रभाव नहीं है, 3 ये नकारात्मक है, 1 ये पॉजिटिव है। तो आंसर हो जाएगा किसानों की आय और जीवन स्तर में बढ़ोतरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किन राज्यों को हुआ। तो हम लोगों को पता है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो पंजाब से हुई थी। सबसे अधिक लाभ पंजाब को मिला था, और लेकिन सबसे अधिक लाभ किन राज्यों को मिला, तो इसमें पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, ये 5 राज्य ऐसे थे जिसमें जिनको हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ हुआ था। और अगर किसी एक को पूछा है तो पंजाब सबसे अधिक लाभ लेने वाला राज्य था। ठीक है, तो हरित क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम लोग कर चुके हैं।